गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज़ आ रही है? सो आइए, कल जो हम लोग क्लाइमेट ऑफ इंडिया का टॉपिक स्टार्ट किए थे, आज उससे आगे मूव करते हैं। और कल हमने साउथ वेस्ट मानसून के संदर्भ में मानसून बस्ट, गैप और जो भी चीज़ें ब्रांचेस ऑफ मानसून एंड सम फैक्चुअल पॉइंट्स ऑल्सो, कंसेप्ट ऑल्सो, सब देखा था हमने। आज जो है हम लोग देखेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून, वेस्टर्लीज के संदर्भ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये दोनों बचे हुए थे। मैंने कल आपको इंडियन ओशन डाइपोल भी करा दिया था कि कैसे अरेबियन सी का टेम्परेचर अगर अधिक होगा तो भारत का मानसून मजबूत होगा, बिकॉज द मॉइस्चर लेडन वेंट्स विल मूव टू द अरेबियन सी पोर्शन। ठीक है। और अगर बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर हाई है, दैट मीन्स द नियर बाई द पैसिफिक ओशन इज ऑल्सो वार्म, सो द मॉइस्चर विल शिफ्टेड टुवार्ड्स द पैसिफिक ओशियन। तो वो भी हमने एक आपको स्पेशल पॉइंट बताया था, विच विल बी यूजफुल इन CDS, CAPF, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, CDS देंगे, तो उनमें आपको काम में आ जाएगा। ठीक है। अब इससे ऊपर अल नीनो मोडाकी वगैरह की चर्चा के लिए आपको क्लास बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर UPSC क्लास में आना होगा। सो आइए, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, वो हेडिंग रहेगा नॉर्थ ईस्ट मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, और इसी को हम लोग जोड़ते हैं रिट्रीटिंग मानसून के साथ में। मैंने कल आपको बताया था कि समर सीजन में कैसे कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। इट्स जस्ट बिकॉज कि द हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट आर फाउंड पैरेलल टू द मानसून विंड्स। जो पूर्वी घाट के जो हिल्स है, वो उनकी अवस्थिति मानसूनी दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के समानांतर होती है, और इस कारण से समर सीजन में कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती है। क्लियर है? हिंदी देखिए, रिट्रीटिंग मानसून का हिंदी होता है मानसून का प्रत्यावर्तन। ठीक है, मानसून का प्रत्यावर्तन और मानसून का लौटना, शब्दों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अभी आज AN सर की क्लास लगी थी बायो में, सो आप सब लोग अपने फीडबैक को ज़रूर दें। काफ़ी बेहतरीन सीनियर फैकल्टी है, हमारे मित्र रहे हैं, काफ़ी जगहों पे हमारे साथ में उन्होंने पढ़ाया भी है। सो इससे पहले हमने आपको एक मैम को इंट्रोड्यूस किया था, बट बच्चों का फीडबैक था कि मैम बहुत ज़्यादा NTPC फैक्चुअल टाइप पढ़ा रही हैं। सो आई हैव इंट्रोड्यूस्ड द AN सिंह सर। तो थोड़ा सा आप सब लोग इनके फीडबैक मुझे ही बता सकते हैं, मेरे नंबर आप सब लोगों के पास में है ही। तिवारी जी को फ़ोन करके आप बता सकते हैं, मोहन सर को बता सकते हैं। ठीक है, बताइएगा जरूर, आपके कमेंट्स की अपेक्षा रहेगी हमें। सो नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून का संदर्भ अब हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए पहले इसको मैं वाइट कर लेता हूँ, क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा अगर हम वाइट कर ले तो। नाउ देखिए, तो हेडिंग कर लीजिए आपने जो भी लिखा था, उत्तर पूर्वी मानसून और मानसून का प्रत्यावर्तन। देखिए, ये हमने सबसे लास्ट में मानसून जो पहुंचा था वो आपको पंजाब के पास में पहुंच गया था। और ये वाला भाग देखिए ईस्टर्न हिल्स है, ये आप जान रहे हैं कि ये वाला भाग कौन सा है, ईस्टर्न हिल्स है। ठीक, होता क्या है कि जब विंटर सीजन की शुरुआत होती है, देखिए 23 सितंबर वो दिन है जब अगेन सूर्य की लंबवत किरणें
विषुवत रेखा पर आ चुकी होती है। 21 जून के बाद ही सूरज दक्षिणायन हो जाता है और दक्षिण की ओर मूव करता है। आपको कहाँ से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जो कि होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो सूरज दक्षिणायन हो गया, नीचे की ओर जा रहा है, तो इन भागों में टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन भागों में टेम्परेचर जो है कम होना शुरू हो जाएगा और सबसे जल्दी सबसे कम टेम्परेचर जो होगा वो पंजाब का भाग का होगा। सबसे अंत में मानसूनी पवन पंजाब पहुंची थी और सबसे पहले वहीं पर हाई प्रेशर का जोन बनेगा, तापमान कम होगा और वहीं से मानसूनी पवन का लौटना भी शुरू होता है। जो आया है उसे जाना भी है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? तो ये मानसूनी पवनें जो लौटना शुरू हो रही है वो हम लोग दिखा रहे हैं 15 सितंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 15 सितंबर वो दिन है जहां से ये मानसूनी पवन लौटनी शुरू हो रही है। जैसे आई थी वैसे ही लौट जाएगी। अब देखिए इस प्रकार से लौट रही है ये। फिर अब ये रीजन जो है, इस रीजन में ये है ड्राई, शुष्क, क्योंकि लैंड टू सी की ओर हवा चल रही है। हवा कैसे चल रही है? देखिए, सूरज हो चुका है दक्षिणायन, साउथवार्ड्स। चीजों को समझिएगा जो मैंने सबसे पहले आपको लिखवाया था। सूरज हो चुका है दक्षिणायन, तो तापमान इस भाग का बढ़ेगा, इधर का घटेगा। लैंड एरिया का टेम्परेचर जितने जल्दी बढ़ता है उतने जल्दी घटता भी है। क्लियर है? तो उस कारण से अब ये इस भाग में स्थिति है लो प्रेशर और यहाँ है हाई प्रेशर पंजाब के रीजन में, और हवा चलती है हाई टू लो। बट ये ड्राई रीजन है, ये ड्राई विंड्स है, इनमें मॉइस्चर की मात्रा तो है नहीं क्योंकि लैंड एरिया से आ रही है। तो क्या वर्षा होगी? नो। तो लौटती हुई मानसून मैंने सबसे पहले आपको दिखाया यहाँ पर, लौटती हुई मानसून और मानसून का प्रत्यावर्तन हम लोग दिखा रहे हैं। ये भाग ड्राई है तो इस भाग में वर्षा नहीं होगी, नो रेनफॉल आपने दिखा दिया। लौटती हुई बारिश से ये मानसूनी पवन से इस भाग में वर्षा नहीं होगी। बट जैसे ही ये ईस्टर्न हिल्स से टकराएगी, टकराने के बाद इसके डायरेक्शन हो जाते हैं चेंज। देखिए, टकरा ईस्टर्न हिल्स है ये, और पूर्वांचल की पहाड़ी से टकराकर इसके डायरेक्शन हो गए चेंज। अब डायरेक्शन चेंज होने से अब देखिए ये है, अब किसके ऊपर प्रवाहित हो रही है? बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल से ये किसको ग्रहण कर लेगी? नमी, मॉइस्चर। ध्यान दीजिएगा, अब ये हवा जो है, ये वेस्टर्न घाट भी देख लीजिए आप इस प्रकार से, ये ऐसी स्थिति है। तो हमने दिखाया कि ये जो हवा जो अब आ रही है, ये रहा आपके सामने में कोरोमंडल कोस्ट। इस कोरोमंडल कोस्ट से अब ये हवा टकराएगी। इस हवा में अब क्या व्याप्त हो चुका है, क्या इसमें समाहित हो चुका है? इस हवा ने क्या ग्रहण कर लिया? नमी की मात्रा कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। ये हवा जो आ रही है इसका डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ से आ रही है ना। ठीक, तो ये हवा आ रही है उत्तर पूर्व की तरफ से, बंगाल की खाड़ी से नमी को ले लिया और सामने सामने अब हिल्स आ गए। अब इसके सामने सामने हिल्स है, और जब हिल्स सामने सामने आ गए फिर ये क्या होगा? हिल्स से टकराएंगे, हवा ऊपर उठेगी, बादल बनेंगे और क्या होगी? वर्षा होगी। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि कोरोमंडल तट पर इस पूरे भाग में विंटर सीजन में वर्षा होती है, क्योंकि यह सीजन कौन सा आ चुका है? तो विंटर, शीतकाल। कैसे? देखिए, सितंबर से
15 सितंबर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 15 सितंबर से तो ये पवन लौटनी शुरू हुई है। यहाँ पहुँचते पहुँचते समय हो जाता है नवंबर दिसंबर में। आजकल वर्षा यहाँ पर जनरली होता है अक्टूबर नवंबर, लेकिन वर्षा जो हो रही है नवंबर दिसंबर में हो रही है। थोड़े से क्लाइमेटिक कंसर्न चेंज हो चुके हैं, अदरवाइज ये हवा पहुँचती है अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होने वाली वर्षा लौटती हुई मानसून और साथ में किस मानसून इवेंट से हो गई? नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसी को मैं आपको सेंटेंस में लिखवा देता हूं, लिख के रख लीजिएगा कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीतकाल में वर्षा, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीतकाल में वर्षा लौटती हुई मानसून, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीतकाल में वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है, या उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है, या उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। इसे नमी की प्राप्ति बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर गुजरने के दौरान होती है। इसे नमी की प्राप्ति बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर गुजरने के दौरान प्राप्त होती है। इसे नमी की प्राप्ति बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर गुजरने के दौरान प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ, इंग्लिश लिख लीजिए। कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर सीजन। कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु receives rainfall in winter season due to northeast monsoon, due to northeast monsoon or due to northeast monsoon due to northeast monsoon, it collects moisture while moving over, it collects moisture while moving over Bay of Bengal. It collects moisture while moving over Bay of Bengal. It collects moisture while moving over Bay of Bengal. ठीक है, तो ये शीतकाल की हमने यहाँ पर चर्चा किया आपको। अब देखिए जरा, ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेकर चल रहे हैं।
अभी जो एक पॉइंट रहेगा वो है वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ, एक हेडिंग करेंगे, पश्चिमी विक्षोभ एक हेडिंग करेंगे। एक हेडिंग कीजिए पश्चिमी विक्षोभ। सॉरी गाइस, वन अर्जेंट कॉल केम टू मी। आइए पश्चिमी विक्षोभ जरा देखते हैं हम लोग कैसे। यहाँ पर मैं एक सेंटेंस आपको सबसे पहले लिखवा रहा हूँ, फिर इसको मैं कंसेप्ट के साथ दिखाता हूँ। पहले लिख लीजिए, भारत में शीतकाल में कुछ क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा की प्राप्ति होती है। ये पछुआ हवाएं हैं, जिन्हें नमी या आर्द्रता की प्राप्ति भूमध्य सागर के ऊपर से होकर गुजरने के दौरान होती है।
इंग्लिश लिख लेंगे, फिर इस कंसेप्ट समझा रहा हूँ। इन विंटर सीजन rainfall occurs in several areas of India. In winter season, rainfall occurs in several areas of India due to western disturbances. Due to western disturbances. Due to western disturbances. It is a westerly winds. It is a westerly winds. It is a westerly winds which collects moisture. It is a westerly winds which collects moisture while moving over Mediterranean Sea. While moving over Mediterranean Sea. आइए इनके कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। ये रहा आपके सामने में इंडिया का भाग है, ये आपके सामने में हिमालय है, और देखिए यहाँ पर हमने एक दिखा दिया आपको कि मेडिटेरेनियन सी को दिखा देते हैं बेसिकली। ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं। एक हवा जो होती है वो 30 से 35 डिग्री, ये हाई प्रेशर का जोन आपको मैंने कराया था, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है ये, इससे ऊपर ब्लो कर रही होती है। और ये पवन आपने देखा था क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट में, इसको हमने कहा था वेस्टर्लीज विंड्स। ये पवन कौन सी होती है? पछुआ पवन। जब हमने देखा कि ये सूर्य है और सूर्य दक्षिणायन हो रहा है, ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, तो जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो ये प्रेशर बेल्ट भी क्या होते हैं? द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स इज विद द शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। सूर्य की लंबवत किरणों के अवस्थिति में अंतर होने के साथ साथ और शिफ्ट करने के साथ साथ ये प्रेशर बेल्ट भी अप डाउन मूव करता है, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट होता है। तो ये प्रेशर बेल्ट क्या हो गया? ये आप दिखा रहे हैं कि अभी ये 30 से 35 डिग्री पर था, अब ये 20 से 25 डिग्री पर पहुंच गया। अब 20 से 25 डिग्री पहुंच गया तो ये नीचे आ गया, अब ये ऊपर था। ऐसी स्थिति में क्या होगी कि ये जो पछुआ पवन जो है ये भी नीचे की ओर खिसक जाएंगे। अब देखिए ये जो पछुआ पवन जो चल रही है ये इस प्रकार से चल रही है, तो भूमध्य सागर से ये क्या उठा लेगी? नमी, मॉइस्चर की मात्रा को उठा लिया, ठीक, और आगे बढ़ते चलेगी। आगे बढ़ते हुए ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये इन भागों में पहुंचती है। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए।
ठीक, ये जो भाग आप देख रहे हैं ये रीजन है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इन एरियाज में इन आने वाली पछुआ पवनों से क्या होती है, तो वर्षा होती है, क्योंकि ये जो पछुआ पवन आ रही है अपने साथ क्या लेकर आ रही है, नमी की मात्रा को लेकर आ रही है, और इनसे होने वाली वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ कुछ और नहीं, ये आपको पछुआ हवाएं ही हैं जो अपने साथ आर्द्रता को लेकर आती है। ठीक, जो अपने साथ आर्द्रता को लेकर आती है और भारत के कुछ क्षेत्रों में वर्षा करती है। अगर नमी की मात्रा सस्टेन करेगी, अगर नमी की मात्रा सस्टेन करेगी तो आपको पूरे यूपी, बिहार, बंगाल तक बारिश हो जाएगी। अगर नमी की मात्रा एज यूजुअल कम रही तो इन्हीं भागों में केवल वर्षा होती है। और वन मोर पॉइंट, राजस्थान में इस होने वाली शीतकालीन वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। राजस्थान में ये जो शीतकालीन जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मावट कहते हैं। ठीक है, ये भी फिगर बना के रख सकते हैं। तो ये सब ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देखिए, शीतकाल में भारत में केवल इन क्षेत्रों में वर्षा होती है और साथ में आपको कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है, और कोई भाग नहीं है जहां पर बारिश होती। मतलब पार्टिकुलर रीजन यही है, दो प्रकार से वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पे नॉर्थ ईस्ट मानसून से, यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। अब आप कहेंगे कि इस आने वाली पवन से बारिश कैसे हो गई, यहाँ तो कोई पर्वत नहीं है, यहाँ पर इफेक्ट होता है जेट स्ट्रीम का। कंसेप्ट समझिएगा जेट स्ट्रीम का। बहुत ज़्यादा हम लोग जेट स्ट्रीम पर नहीं जाएंगे, प्रॉपर यूपीएससी में ही सिर्फ चलता है आईएएस वाले में। तो एक छोटा सा ब्रीफ में आपको जरूर जेट स्ट्रीम के बारे में बताता हूँ। जेट स्ट्रीम देखिए होता क्या है, जैसे यह पृथ्वी है और आपकी जानकारी में है कि यहाँ पर वायु अवतलित होती है, नीचे की ओर आती है। तो होना क्या है, जब वायु नीचे की ओर आती है तो ये सर्कुलर सरकमपोलर वर्ल्ड के रूप में यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो जाता है। सरकमपोलर वर्ल्ड, ये होता है परिध्रुवीय भंवर। ठीक, मैक्सिमम जो हम लोग अगर देखें, ये है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो ये जो पवन जो होते हैं ये इस प्रकार से मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, इनमें रोशनी वेव्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यही सरकमपोलर वर्ल्ड्स जब नीचे की ओर आ जाते हैं, ये जो जैसे अगर मैं देखूं कि ये वाला भाग है, यहाँ पर अभी आप खड़े हैं, ये ऊंचाई है 8 किलोमीटर की और ये ऊंचाई है 14 किलोमीटर की। तो ये जो जेट स्ट्रीम की जो पवन होती है वो इस प्रकार से मूव करती है। ये जो हो रहा है विंड शियर हो रहा है, क्षैतिज वायु कर्तन कर देती है, ये विंड शियर, इसको हम लोग कहते हैं वायु कर्तन। ठीक है, जेट स्ट्रीम की धारा कितने किलोमीटर के मध्य प्रवाहित होती है, तो 8 से 14 किलोमीटर के मध्य। ध्यान रखिएगा, ये धारा 100 किलोमीटर चौड़ी हो जाएगी
हज़ारों किलोमीटर लंबी हो जाती है। कुछ किलोमीटर आपको थिकनेस इसका देखने को मिल रहा है, 8 से 14 किलोमीटर। इस प्रकार से कभी ऊपर कभी नीचे करते हुए ये मूवमेंट करती हूँ। ये जेट स्ट्रीम की धारा होती है। जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो ये 20 डिग्री तक पहुंच जाएगी, और जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा तो ये फिर पीछे की ओर लौट जाती है। तो इस जेट स्ट्रीम की धारा, आप सोचिए कि यहाँ पर, अब मैं आपको एक पॉइंट दिखाता हूँ। ये आ रही है पछुआ पवन, पछुआ पवन आ रही है। देखिए यहाँ पर भी बारिश हो रही है क्या? नहीं, पवन तो आ रही है, मॉइस्चर भी है साथ में। अभी यहाँ पर हाई प्रेशर का जोन बना हुआ है, बाद में बनेगा लो प्रेशर। जैसे ही ये हवा नीचे आती है तो हाई प्रेशर, ऊपर जाती है तो लो प्रेशर। अब जैसे ही इस वाले भाग में आएगा तो इस आने वाली हवा को ऊपर की ओर क्या किया जाएगा? उठा दिया जाएगा। अब जैसे ही हवा ऊपर उठेगी फिर बादल बनेंगे, और अधिक ऊंचाई के बादल बनेंगे। 8 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक बादल जा रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा ऊंचाई के बादल बनते हैं। तो आप देखते होंगे कि शीतकाल में भी जब इन पवन से बारिश होती है तो क्या होती है? ओला वृष्टि होती है, हेल स्टॉर्म होता है। और मैंने आपको बताया था कि हेल स्टॉर्म क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में ही केवल होता है, जिसकी ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर तक हो जाती है। तो वो इसका इफेक्ट होता है जेट स्ट्रीम। तो इन हवा, ये पछुआ हवा सिर्फ आई तो सिर्फ पछुआ पवन के आने से वर्षा नहीं हुई, इसके पीछे किसका रोल था? जेट स्ट्रीम। अब आप प्रॉपर जब आप देखेंगे, जब आप प्रॉपर आईएएस वगैरह पे जाएंगे तो वहाँ पर इसको भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, जेट स्ट्रीम की प्रभाव के कारण यहाँ पर इन आने वाली पछुआ पवन को ऊपर की ओर उठा दिया जाता है, बादल बनते हैं और फिर क्या होती है? बारिश होती है। ठीक है, तो ये आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया मैंने बताया है। अब आपको एक टॉपिक मैं कराता हूँ क्रॉपिंग का। ठीक है, क्रॉपिंग के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। आइए एक हेडिंग करेंगे हम लोग, क्रॉपिंग को जरा देखते हैं, और एक बेसिकली फार्मिंग को देखते हैं। फार्मिंग, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, सबसिस्टेंस फार्मिंग। जीवन निर्वाह कृषि, इसके बारे में पॉइंट आउट करेंगे। फिर इसी को मैं जोड़ूंगा इंटेंसिव फार्मिंग और एक्सटेंसिव फार्मिंग के कंसेप्ट के साथ में। पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, जीवन निर्वाह कृषि। इन दिस फार्मिंग farmers grows enough production of crops. In this farming, farmers grows enough production of crops to the survival of their family only. To the survival of their family only. इस कृषि के अंतर्गत किसान उतनी ही फसल का उत्पादन करते हैं। इस कृषि के अंतर्गत किसान उतनी ही फसल का उत्पादन करते हैं कि जिनसे इनके परिवार का पालन पोषण हो सके। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं,
इधर आप दिखाएंगे इंटेंसिव फार्मिंग, गहन कृषि, और इधर आप दिखाएंगे एक्सटेंसिव फार्मिंग, विस्तृत कृषि। देखिए जो इंटेंसिव फार्मिंग होता है यही होता है आपको सबसिस्टेंस फार्मिंग। दिस वन इज जीवन निर्वाह कृषि। यही है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में प्रैक्टिसेस किया जाता है। ठीक, विकासशील देशों में की जाने वाली कृषि है ये। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया, ठीक है। जबकि ये जो है विस्तृत कृषि ये डेवलप कंट्रीज में की जाती है। विकसित देशों में की जाने वाली कृषि है। एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए, इन दोनों को हम लोग लेकर चलेंगे अभी। होना क्या है, इधर जो क्रॉपलैंड साइज है लेस देन 2 हेक्टेयर, क्रॉपलैंड साइज हिंदी रहेगा कृषिगत क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि, जो भी आप लिखना चाहें, कृषिगत क्षेत्र। ये आप दिखाएंगे मोर देन 10 हेक्टेयर। इधर जो जमीन है 10 हेक्टेयर से अधिक है और इधर जो जमीन है वो आपको है 2 हेक्टेयर से कम। ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज रिलेटेड विद द पॉपुलेशन। विकासशील देश इंडिया जैसे देशों में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है, विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कम है। तो ऐसी स्थिति के कारण क्या होगा कि यहाँ जब पहले किसी ज़माने में इनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास में मान लीजिए कि 20 हेक्टेयर की ज़मीन थी, बहुत ज़मीन था। अब इनके 4 बच्चे हुए, 4 टुकड़े हो गए 5-5 हेक्टेयर। इनके 3 बच्चे हुए 1.5 हेक्टेयर हो गया। अब इनके भी 2-2 बच्चे अगर हो रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्रॉपलैंड साइज जो है कैसे धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? किस हिसाब से क्रॉपलैंड साइज यहाँ पर कम हो रहा है? जनसंख्या वृद्धि दर के कारण, जनसंख्या के कारण बेसिकली, ठीक है। तो इस कारण से क्रॉपलैंड एरिया हो गया। अब जैसे जैसे इसका कृषिगत क्षेत्र जो कम होगा, इट विल बिकम अ पुअर फार्मर। ये जो कल्टीवेटर है, किसान है, फार्मर है, ये गरीब हो गया। इसके पास क्या स्थिति हो गई? लेस कैपिटल, कम पूंजी। हम दिखाते हैं कम पूंजी, गरीब किसान है, कम पूंजी है ये। देन अगर हम लोग देखें तो लेस इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अविकसित अवसंरचना आप दिखाते हैं। अविकसित अवसंरचना, ध्यान दीजिएगा,
अब संरचना से क्या आप समझते हैं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। अब संरचना से आप क्या समझते हैं, तो ये है सिंचाई, विद्युत, सड़क, भंडारण गृह, सब आ जाएगा इसमें। इरिगेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देखे, रोड्स, स्टोरेज हाउस, ये सब के सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, जो कि इधर अविकसित है, उतनी अच्छी नहीं। गांव में आज भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जो राजस्थान, उनको अगर छोड़ दे तो कहाँ इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप है। बिहार, यूपी की बड़ी स्थिति खराब है, रोड्स डेवलप नहीं है। आज भी गांव में विद्युत की उपलब्धता नहीं है, डीजल पे पेट्रोल पंप चलते हैं उसके। ठीक, भंडारण गृहों की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। अगर मान के चलिए, मैं आपको बताऊं, भारत के अराउंड 62% किसान जो है, दे आर प्रैक्टिसेस इंटेंसिव फार्मिंग और सबसिस्टेंस फार्मिंग, इज जस्ट बिकॉज दे आर नॉट हैविंग अ स्टोरेज हाउस। उन सब के पास भंडारण गृह की सुविधा नहीं, रोड्स डेवलप नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में लिख सकते हैं इसमें आप, परिवहन की सुविधा। छोटे किसान हैं, अगर उपजा भी लेगा अधिक उपज को, तो क्या करेगा वो? क्या मार्केट में ले जा सकता है? नहीं, उसका अनाज उसके खेतों में ही पड़ा हुआ है और कोई खरीदने वाला नहीं, ऐसे उसके गांव आकर, जब तक कि वो मंडी में नहीं जाएगा। तो उस कारण से क्या होगा कि उसका खेतों में पड़ा हुआ अनाज खराब हो जाएगा। अब अनाज खराब करने के लिए क्यों मेहनत करेगा? अब सोचिए कि भारत का 62% से 60 से 65 रख लिए एवरेज में, तो 60 से 65% किसान जो होते हैं, वो अगर ऐसी ही कृषि करेंगे सिर्फ अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, तो पूरी जनता के लिए कौन कर रहा है? बस 40%। अगर ये 60% प्रोडक्शन करने लग जाए, सरप्लस, अधिशेष, तो सोचिए कि ये देश न सिर्फ अपने देश को बल्कि 10 देशों को आपको खाद्यान्न उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है, देन अब जरा से इधर की ओर आइए। इसी में ये परंपरागत बीजों का ही उपयोग करेगा। ये जो यूज करेगा परंपरागत बीज, ट्रेडिशनल सीड्स का उपयोग करेगा। पुराने किसान हैं, इनके पास पैसे कम है, तो हाई यील्डिंग वैरायटी बीज कहाँ से लाएगा? सोचिए जरा सा। अब दूसरी तरफ इधर हम लोग देखें तो इसके पास डेवलप इंफ्रा है, इसके पास हाई कैपिटल है, ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का प्रयोग करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इरिगेशन की फैसिलिटी भी है, इसके पास केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, एवरीथिंग इज अवेलेबल। बड़ा किसान है, पूंजीपति है, सब कुछ अवेलेबल है, एंड मोस्टली दे आर वर्किंग ऑन बाय अ मैकेनाइज्ड फार्मिंग। टोटली अगर इन लोग वर्क करता है मैकेनाइज्ड रूप में करता है, बड़े बड़े मशीन इसमें काम करते हैं। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, फोकस ऑन ह्यूमन लेबर, जबकि यहाँ आप दिखाएंगे फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। तो एक मानवीय श्रम पर बल दे रहा है, दूसरी तरफ जो विस्तृत कृषि है उसमें प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया हुआ है। यहाँ
छिपी हुई बेरोजगारी मैक्सिमम होगी। भारत में जो सर्वाधिक बेरोजगारी है छुपी हुई बेरोजगारी है, जो किससे जुड़ी हुई है? एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। अब देखिए एग्रीकल्चर की स्थिति में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो सारे यहाँ से कंसेप्ट काफ़ी अच्छे खासे बनते हैं। इस चीज़ों को समझकर कंसेप्ट में ध्यान रखिए। फैक्ट्स नहीं है कि आप एक लाइन लिख कर रट लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आया। अब देखिए एक पॉइंट, सेम चीज़, ये जो भाग है इनका प्रोडक्शन क्या होगा और इनकी उत्पादकता क्या होगी। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन। उत्पादन होगा कम, उत्पादकता होगी अधिक। अभी समझा रहा हूं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इधर आप दिखा रहे हैं प्रोडक्शन तो हाई रहेगा, बट इस भाग की प्रोडक्टिविटी हो जाती है लेस, लो। कैसे? उसी को जरा समझते हैं। अभी मैंने बताया कि ये छोटा किसान है या बड़ा किसान है। छोटा किसान, ये इसकी खेत है, ये अपने खेत में ही 3 से 4 फसल तक उत्पादन कर सकता है। मिनिमम 3 तो करेगा ही करेगा। जबकि ये जो किसान है, ये बड़ा किसान है, ये मैक्सिमम 1 से 2 फसल का उत्पादन करेगा। क्योंकि विंटर सीजन, एक तो आपको पता है कि इन भागों में विंटर सीजन टोटली स्नो कवर्ड होता है, ठीक। तो जब एक ही वर्ष में ये 3-4 फसल उत्पादन कर लेगा तो इसकी उत्पादकता उस वर्ष के संदर्भ में क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। अब चूंकि इसने बहुत हाई प्रोडक्शन कर लिया, इसको तो सरप्लस इनकम इतना ज़्यादा आ गया, ये घूमने फिरने चला गया। ये आपके देश के किसान की तरह थोड़ी नहीं कि निरंकारी बाबा के पास में जाकर साल में एक बार फ्री का चला जाएगा, अदरवाइज उसके पास पैसा कहाँ है कि जाएगा वो। जबकि सामने वाला किसान जो है बहुत अमीर है, वो मियामी बीच गया है घूमने, ठीक। तो आप सोच सकते हैं, इसलिए इनकी उत्पादन कम होगा क्योंकि इसने HYB बीज का प्रयोग नहीं किया, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, सब चीज़ तो यूज किया ही नहीं। उत्पादन भले कम होगा, उत्पादकता अधिक हो जाएगी क्योंकि ये 4 फसल उपजा लिया ना एक ही साल में। मान लीजिए कि इसने 1 हेक्टेयर जमीन पर 10 क्विंटल अनाज उपजाया, इसने 1 हेक्टेयर जमीन पर 4 क्विंटल अनाज उपजाया, लेकिन इसने अगर 3 फसल उपजा लिए तो ये 4 दिया 12 क्विंटल हो गया ना। तो ये 10 क्विंटल से क्या हो गया? अधिक हो गया। तो उस पार्टिकुलर लैंड एरिया का प्रोडक्टिविटी जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे लेकर चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आपको। ठीक, नेक्स्ट जो आपके सामने में एक पॉइंट मैं आपको करा रहा हूं, आजकल बड़ा फेमस रह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध कृषि। एक सेंटेंस लिखिए, फिर इसको समझा रहा हूं कि इस कृषि के अंतर्गत
किसान उतनी ही फसल का उत्पादन करते हैं, इस कृषि के अंतर्गत किसान उतनी ही फसल का उत्पादन करते हैं जिससे कि एक पॉइंट आएंगे। इस कृषि के अंतर्गत किसान एवं उद्योगपति के मध्य, इस कृषि के अंतर्गत किसान एवं उद्योगपति के मध्य एक निश्चित समय अवधि के लिए, एक निश्चित समय अवधि के लिए विधिक समझौता होता है। एक निश्चित समय अवधि के लिए विधिक समझौता होता है एक विधिक समझौता होता है जिसके द्वारा किसान को उद्योगपति की पसंद की फसल का उत्पादन करना होता है, जिसके द्वारा किसान को उद्योगपति की पसंद के फसल का उत्पादन करना होता है। ठीक है, उद्योगपति की पसंद की फसल का उत्पादन करना होता है। इंग्लिश लिख लेंगे। इन दिस फार्मिंग a legal agreement done between farmers and industrialists. In this farming, a legal agreement done between farmers and industrialists, in which farmers has to grow production of crops, to the choice of industrialists, for fixed tenure, ठीक है। तो होना क्या है देखिए, अब जैसे कि ये लेज इंडस्ट्री है, ये केचप हो, कोई भी हो, कुरकुरे वाले हो, तो लेज इंडस्ट्री को क्या चाहिए भैया? पोटैटो। कुरकुरे वाले को क्या चाहिए? मेज, मक्का। तो ये बोलेगा पहले कि आपने 4 महीने पोटैटो उपजाओ, उसके बाद मक्का उपजाओ और उपजा के हमें दो। जो बोलेगा इसको उपजा कर देना है। पैसा ये दे चुका है, एडवांस मनी भी, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी मिलेगा। अब देखिए, इसने आलू उपजा लिया 50 क्विंटल से भी ज़्यादा, 50 का 100-200 क्विंटल रख लीजिए, उससे भी अधिक यहाँ प्रोडक्शन हो गया। तो यूएस वगैरह में क्या होता है, बड़ी बड़ी आप देखेंगे ट्रक होती है। ये उद्योगपति जो है ट्रक लेकर जाएगा, साथ में इसने एक ब्रीफकेस भी रखा हुआ है, सूटकेस रखा हुआ है जिसमें कि पैसा भरा हुआ है। अब ये पहुंच गया आपको किसान के पास में, सारे को क्या करेगा, आलू को रख लिया और इसने सूटकेस किसको दे दिया? तो किसान को पैसा मिल गया, इसको ट्रक में आलू मिल गया। और ये एक खेती वहाँ जो कहलाती है यूएस में इससे हम लोग कहते हैं ट्रक फार्मिंग। यूरोप में इससे हम लोग कहते हैं इसी प्रकार की कृषि को सूटकेस फार्मिंग। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि इट इज नोन बाय ट्रक फार्मिंग इन यूएसए एंड सूटकेस फार्मिंग इन यूरोप। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को यूएस में ट्रक फार्मिंग कहते हैं, यूरोप में सूटकेस फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, लिख के रख लेना है।
10 सालों के लिए हो सकता है, 20 सालों के लिए, तो आपसी एग्रीमेंट है लीगली। नेक्स्ट आइए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसी को हम लोग झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। हिंदी इसका हो जाता है स्थानांतरणशील कृषि, झूम कृषि। ठीक, अब देखिए ये वृक्ष है, ये क्या दिखाया है मैंने, स्लोप्स ऑफ हिल्स एंड प्लेटू, जो भी आप लिखना चाहें, पहाड़ पठार के ढाल है। ये होना क्या है कि ये जो यहाँ पे पॉइंट भी कर दे रहा हूं मैं आपको, इट practices by tribes on the slopes of hills। यह पहाड़ों के ढालों पर जनजातियों के द्वारा की जाने वाली कृषि है। यह पहाड़ों के ढालों पर जनजातियों के द्वारा की जाने वाली कृषि है। ठीक है, देखिए इसमें एक मेथड चलता है स्लैश एंड बर्न मेथड। स्लैश एंड बर्न मेथड काटो एवं जलाओ पद्धति इसको हम लोग कहते हैं। होना क्या है, देखिए ये ट्राइब्स यहां पहुंच गए और इसको काट दिया, काट कर इसको प्लेन मैदान बना दिया, और फिर इसमें ये क्या करेंगे, कुछ खेती करेगा, एक दो फसल उपजाएगा, दो तीन साल यहाँ उपजाएगा। 2-3 साल उपजाने के बाद ये इस भाग को यूं ही परती छोड़कर चला जाएगा। ध्यान दीजिए जरा सा, यहाँ पर जनजाति के लोग आए, इन्होंने वृक्षों को काटा, काट कर जला दिया, तो जला दिया तो ये हो गया स्लैश एंड बर्न मेथड। काटो एवं जलाओ पड़ती है, वृक्षों को काट दो, जला दो, उनकी राख मृदा मिक्सअप हो गई, फर्टाइल स्थिति है कुछ समय के लिए, इस पर खेती करेंगे वो लोग, और फिर इसको यूं ही खुला छोड़कर चले जाएंगे। अब ये भाग ऐसे ही खुला रह गया, पड़ती रह गया, और ये चले गए। अब जब होगी वर्षा, तो जब बारिश का समय आएगा तो इस भाग में क्या होगा, मृदा अपरदन, कटाव होगा यहाँ का। ठीक है, सो ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। पर्यावरणीय निम्नीकरण, सॉइल पोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है, मृदा अपरदन की स्थिति आप देख रहे हैं, मृदा पोल्यूशन की स्थिति आप देख रहे हैं, प्रदूषण की स्थिति आप देख रहे हैं। सो भारत सरकार अब इस प्रकार की कृषि पर रोक लगा चुकी है। इन्हीं सब के लिए, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में लोग बांस जो वृक्ष आप देखते हैं, उस वृक्ष को अब घास की श्रेणी में ला दिया गया हुआ है। बांस का वृक्ष 2017 से अब वृक्ष नहीं है, पहले वह सदाबहार वन में आता था, अब नहीं रखते। बांस की कई ऐसी प्रजातियां जिनसे लोग कपड़े बना ले रहे हैं, खाने पीने सब कुछ का प्रयोग करते हैं वहाँ पे। ठीक है, सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से कभी अगर क्वेश्चन बने तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया जाता है, ट्राइब्स के द्वारा, कहाँ किया जाता है, कौन सा मेथड है। अब जैसे इसने एक भाग को छोड़ दिया और
अब यहाँ पर आ जाएंगे, इस भाग पर वो खेती करेंगे, यहाँ भी काट पीट करके। तो ये एक स्थान है, दो स्थान है, तीन स्थान है, अलग अलग शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, बना लीजिए इसको। कुछ राज्यों में अलग अलग इनके नाम आपको देखने को मिलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। पहले इसको लिख लीजिए। ठीक, नॉर्थ ईस्ट की हम लोग अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में इसे हम लोग कहते हैं झूम कृषि। अगर आंध्र प्रदेश में हम लोग देखें तो इसे कहते हैं पोडू। आंध्र प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? पोडू। केरला की बात करें तो केरला में इसे हम लोग कहते हैं कुमारी। केरला में इसे हम लोग कहते हैं कुमारी। एमपी में आ जाए, एमपी में इसे बेबर दहिया कहा जाता है। जरा राजस्थान की ओर भी चलिए, अरावली वाले क्षेत्रों में, तो राजस्थान में इसका नाम है चिमाटा एंड वालड़ा। तो क्वेश्चन बनता है कि स्थानांतरणशील कृषि को ही अलग अलग क्षेत्रों में किन नामों से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में झूम कहलाती है, आंध्र प्रदेश में पोडू, केरला में कुमारी, मध्य प्रदेश में बेबर और दहिया, और राजस्थान में चिमाटा और वालड़ा। यहाँ तक लिख लीजिए, राजस्थान में चिमाटा और वालड़ा। ठीक है, अब आपको लेकर चल रहे हैं कंटूर फार्मिंग में। ठीक है, कंटूर फार्मिंग में भी सेम चीज है। इट प्रैक्टिसेस ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल्स। मगर यहां पर क्या स्थिति है कि ये वाला भाग थोड़ा अलग होता है, ये जो है बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो भाग आप देख रहे हैं ये बनाया जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पर ये कृषि करते हैं। ये पहाड़ों के ढालों पर की जाने वाली कृषि है, लेकिन यहाँ पर लोग इस प्रकार से स्लोप्स को पहले तैयार करते हैं। ठीक है, और फिर इसकी खेती होती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कंटूर फार्मिंग। ये कहलाता है समोच्च कृषि। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये देखिए तीन चीजें होती हैं स्लोप्स ऑफ हिल्स पर। एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखा, दूसरा आपने कंटूर फार्मिंग देखा, और एक और होता है स्टेप फार्मिंग। ये है स्टेप फार्मिंग, सीढ़ीदार कृषि। ये सब मोस्टली आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? साउथ इंडिया की ओर आप जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की ओर जाएंगे, तो ये आपको सीढ़ीदार कृषि आपको देखने को मिलेगी।
ठीक है। जैसे कि आप अगर स्टेप फार्मिंग चले जाइए चीन के ये आपको चाय के बागान वाले असम वाले क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये सीढ़ीदार कृषि भी क्या होती है, स्लोप्स ऑफ हिल्स पर ही किया जाता है। बट इसमें क्या है कि जैसा स्लोप्स है उसी प्रकार से खेती की जाती है। प्रॉपर वे में मृदा की उर्वरता का ध्यान रखते हैं। कंटूर फार्मिंग में समोच्च कृषि में इन खेतों को डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, जबकि यहाँ पर बनाया नहीं जा रहा, नेचुरली हो रहा है। ये यहाँ पर ह्यूमन अपने तरीके से बनाते हैं प्रॉपर, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा। दोनों ही स्लोप्स पर की जाती है, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में। एक है मिक्स्ड फार्मिंग, पॉइंट रहेगा एग्रीकल्चर विद एनिमल हस्बेंड्री, कृषि के साथ पशुपालन का किया जाना क्या है, तो मिश्रित कृषि है। लिख के रखिएगा, कृषि के साथ पशुपालन का किया जाना मिश्रित कृषि है, मिक्स्ड फार्मिंग है। एग्रीकल्चर विद एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर विद एनिमल हस्बेंड्री, ठीक। एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, जब एक ही खेत में एक ही समय में दो फसल का उत्पादन किया जाता है, इसे हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग सॉरी यहाँ पर हम लोग कहते हैं। जब एक ही खेत में एक ही समय में दो फसल का उत्पादन किया जाता है तो ये आपको क्या बन जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग यहाँ पर आपको दिखाना है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ टू क्रॉप्स एट ए टाइम इन अ सेम क्रॉपलैंड एरिया, प्रोडक्शन ऑफ टू क्रॉप्स एट ए टाइम इन अ सेम क्रॉपलैंड एरिया, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग फार्मिंग की चर्चा यहाँ पर किए हैं, जिनसे कि क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम्स में बन जाते हैं। खासकर सब्सिस्टेंस भारत में सर्वाधिक की जाने वाली जीवन निर्वाह कृषि ही होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, मिक्स्ड और ये सब जितने भी आपने सीढ़ीदार खेती वगैरह देखा, इन सबको ध्यान में रखिएगा। इन सब से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। कंसेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है यहाँ पर। आपको वर्ल्ड लेवल पर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उनके भी पॉइंट्स रन करने होंगे। इंडिया लेवल पे मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ पीडीएफ के साथ में आपको आगे लेकर हम लोग चलेंगे और चीज़ों को समझाता हूँ। पीडीएफ आपको अपलोड भी हो जाएगा एप्लीकेशन के थ्रू, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कुछ इशू आती है आप मुझसे भी उन पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आप पीडीएफ ना मिल पा रहा हो तो आप मुझसे इस नंबर पे पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, आगे फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, चीज़ों को जानेंगे हम लोग। अच्छा खासा टॉपिक आपने जाना है यहाँ पर, ठीक। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। और बायो की क्लास कैसी लगी है एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। तिवारी सर को आप बता सकते हैं, मोहन जी को आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसा भी हो एक बार कंफर्म जरूर कीजिएगा। तो आपकी क्लासेस रेगुलर हम लोग बायो की क्लास अब अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।